नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। यूएनएचआरसी में भारत की दो टूक, अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली करे पाकिस्तान। अपनों पर बमबारी के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था बचाए पाकिस्तान। जेलेंस्की के साथ बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। यूरोपीय संघ के समर्थन से रूस से अपना पूरा क्षेत्र वापस जीत सकता है यूक्रेन। संघर्ष जल्द खत्म होने की जताई उम्मीद। ताइवान में रागासा तूफान से अब तक 14 लोगों की मौत। हांगकांग में 700 से ज्यादा उड़ान रद्द। स्कूल भी बंद। चीन में लोगों को सतर्क रहने की सलाह। कोलकाता में भारी बारिश के बाद तबाही। बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा कि मौसम विभाग के अलर्ट को गंभीरता से नहीं लिया। मृतकों के परिवारों को मुआवजे की मांग। और एशिया कप में आज भारत के सामने बांग्लादेश की चुनौती। जीते तो फाइनल का टिकट पक्का। बांग्लादेश के खिलाफ T20 में भारत का पड़ना भारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर वैश्विक पटल पर आईना दिखाया है। मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन के सलाहकार क्षितिज त्यागी ने आतंकवाद के एक्सपोर्ट का सवाल उठाया। उन्होंने भड़काऊ बयानों के दुरुपयोग की बात करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले कश्मीर को खाली कर देना चाहिए। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने खैबर पख्तूनख्वा में नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के हमलों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान पहले अपनी वेंटिलेटर पर पड़ी अर्थव्यवस्था को बचाने पर ध्यान दे। भारत ने पाकिस्तानी रिकॉर्ड को मानवाधिकार हनन और उत्पीड़न से दागदार बताया और साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब पाकिस्तान की दोहरी नीति उजागर हो चुकी है। भारत ने मानवाधिकार परिषद से सभी के लिए समान, निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ग्लोबल साउथ के समान विचारधारा वाले देशों की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के न्यूयॉर्क में इस बैठक की मेजबानी की और इस अवसर पर उन्होंने विकासशील देशों की एकता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 5 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। उन्होंने कहा कि आज जब वैश्विक चुनौतियों और जोखिम तेजी से बढ़ रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि ग्लोबल साउथ समाधान के लिए बहुपक्षवाद की ओर देखे। और इस दौरान ग्लोबल साउथ को वैश्विक मामलों में आगे बढ़ाने के लिए कई प्रस्ताव रखे गए। ग्लोबल साउथ देशों के बीच परामर्श को मजबूत करने और एकजुटता और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग बढ़ाने, भविष्य की तकनीकों विशेष रूप से AI की संभावनाओं पर विचार विमर्श कर उनके सकारात्मक उपयोग की दिशा में पहल करने का प्रस्ताव रखा गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान विदेश मंत्री के कई द्विपक्षीय बैठकें हुई। वे जमाइका, सिंगापुर, सेंट लूसिया, सोमालिया के विदेश मंत्री से मिले। उन्होंने मॉरिशस, मालदीव, सूरीनाम और लिसोथो के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की और इस दौरान ग्लोबल साउथ के विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन नाटो और अमेरिका के सैन्य सहयोग से रूस से अपना सारा क्षेत्र वापस जीत सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूक्रेन युद्ध की स्थिति में था और उसकी जीत उसे अपने मूल स्वरूप में वापस ला सकती है। उनके रुख में ये बदलाव यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद आया है और इसका एक बड़े बदलाव के रूप में स्वागत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के संयुक्त राष्ट्र महासभा में
जमा यूरोपीय नेताओं और राजनयिकों को इसके अर्थ को लेकर असमंजस में डाल दिया है। ट्रंप ने कहा है कि उनके विचार बदल गए हैं और वे सैन्य तथा आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से समझने लगे हैं। बिहार चुनाव को लेकर आज कांग्रेस स्वतंत्रता के बाद पहली बार पटना में केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित कर रही है और इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत लगभग 170 सदस्य हिस्सा लेंगे। बैठक का मुख्य फोकस बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों और चुनाव में पारदर्शिता पर होगा। कांग्रेस इस बैठक के जरिए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मिली अपनी सफलता को बिहार में भी दोहराने की उम्मीद कर रही है। तेलंगाना में भी पार्टी ने 2023 में चुनाव से पहले CWC की बैठक की थी और उसके बाद वहां बड़ा असर पड़ा था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लगातार हो रही भीषण बारिश की वजह से शहर अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। ये मौतें बिजली के खंभों के टूटे तारों के संपर्क में आने से करंट लगने से हुई हैं। बता दें कि बादल फटने की घटना के बाद से लगातार 5 घंटे तक शहर में भारी बारिश हुई, जिससे हालात खराब हो गए। शहर में बाढ़ आ गई और लगभग सभी सड़कों के साथ साथ पड़ोसी जिलों में भी यातायात प्रभावित हो गया। भारी बारिश की वजह से रेल, सड़क और हवाई सेवाएं बाधित रहीं। निचले इलाकों में पटरियों के पानी में डूब जाने से मेट्रो, पूर्वी रेलवे के हावड़ा और सियालदह डिवीजनों और दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन में ट्रेन सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुईं और साथ ही मूसलाधार बारिश के मद्देनजर दमदम हवाई अड्डे से कई उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि अन्य उड़ानों के आगमन और प्रस्थान में देरी हुई। वहीं पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हुई तबाही पर ममता बनर्जी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी प्रशासन ने मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने एहतियाती उपाय नहीं किए। चीन ने सुपर टाइफून रगासा के खतरे को देखते हुए अब तक 3,70,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। ये तूफान इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है और दक्षिणी तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने कम से कम 10 शहरों में स्कूल और व्यवसाय बंद करने के आदेश दिए हैं। रगासा के आज गुआंगडोंग प्रांत में टकराने की आशंका है, जिसके बाद ये उत्तरी वियतनाम की ओर बढ़ेगा और इससे पहले तूफान ने हांगकांग में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ तबाही मचाई। हांगकांग में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा क्योंकि प्रशासन ने लोगों को घरों के अंदर रहने के निर्देश दिए थे। हांगकांग में 700 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं, तो वहीं ताइवान में भारी बारिश के कारण 14 लोगों की मौत हो गई। ताइवान के पूर्वी हुआलियान काउंटी में एक बैरियल लेक के ओवरफ्लो होने के कारण झील का पानी एक कस्बे में बाढ़ की तरह से घुस गया। ताइवान के दमकल विभाग ने बताया कि तूफान रगासा से हो रही तेज बारिश से पूरे द्वीप को प्रभावित किया है। और खेल की खबरों में टीम इंडिया का एशिया कप में लगातार चौथी जीत दर्ज करने के साथ शानदार प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान को शिकस्त देने के साथ अपने सुपर 4 अभियान की शानदार शुरुआत करने वाली टीम इंडिया के सामने अब बांग्लादेश की चुनौती है। एशिया कप में बुधवार को दोनों देशों के बीच टूर्नामेंट का 16वां मैच खेला जाना है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक सिर्फ 2 ही मैच खेले हैं, जिसमें दोनों मुकाबले टीम इंडिया के ही नाम रहे। दोनों देश 6 मार्च 2016 और T20 फॉर्मेट के एशिया कप में आखिरी बार भिड़े थे। पिच और परिस्थितियों के लिहाज से दुबई की पिच अब तक धीमी रही है, जिससे मिडिल ओवर में तेजी से रन बनाना मुश्किल हुआ है। दुबई की तेज गर्मी इस मुश्किल को और बढ़ा सकती है। भारत की स्पिन तिगड़ी इस पिच पर अपना जलवा दिखा सकती है। टीम इंडिया इस मैच को जीतकर एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी, तो वहीं बांग्लादेश की कोशिश भी फाइनल में पहुंचने की रहेगी। और देश भर में शारदीय नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। आज मां के तीसरे स्वरूप
चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। झंडेवालान और छत्रपुर मंदिर में सुबह से ही आरती जारी की गई। और हमारे इस विशेष समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।